नमस्कार दोस्तों। पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं अरुण यादव आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आप सभी को यह जानकारी है कि अभी तक बायोलॉजी की महत्वपूर्ण श्रृंखला के हम 15 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूं पार्ट नंबर 16। आज पार्ट 16 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस श्रृंखला की शुरुआत हम करेंगे जो प्रीवियस हमारा सेशन था उसके होमवर्क के क्वेश्चन से। मैंने एक होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पर मैं हमेशा एक श्रृंखला में रखता हूं ताकि आप इसके जरिए कई क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें। तो चलिए आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। आज का होमवर्क हमारे पास है किस पौधे को वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम में लास्ट सीरीज में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम यहाँ पर होने वाला है। तो इसके अलग अलग प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने हैं। आलू, कद्दू, टमाटर और प्याज। देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। यानी आलू जो होता है सोलेनेसी कुल का पौधा माना जाता है। आलू को सोलेनेसी कुल का पौधा हम लोग कहते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल नेम होगा सोलेनम ट्यूबरोसम के नाम से जाना जाता है। आलू एक प्रकार के तने का रूपांतरण होता है। यह एक प्रकार के तने का रूपांतरण होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी। काफी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दिया था। तो चलिए सेशन के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर पूछा गया कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर का कौन हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो आप सभी को यह जानकारी होगी हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों में अलग अलग प्रकार का के जो कार्य होते हैं इन तत्वों के द्वारा किए जाते हैं। यहां अगर हम लोग देखें कि हमारे शरीर के अंदर हमारे कुल भार का 65% अमाउंट ऑक्सीजन का होता है। कुल भार का 65% अमाउंट ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ कई अन्य तत्व भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है कि मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो इसके ऑप्शन में यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और लेड है। देखिए हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म मात्रा में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस। हड्डी में और दांतों में हाइड्रोजन का अमाउंट भी होता है और कार्बन हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में मिलता है। यहां पर जो ऑप्शन नंबर 4 हमारे सामने है, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास लेड। लेड एक बहुत ही हानिकारक तत्व की श्रेणी में आता है। यह हमारे शरीर के अंदर नहीं पाया जाता है क्योंकि लेड एक अत्यंत हानिकारक तत्व है। इसका फार्मूला पीबी होता है। इसे शीशे के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। इसका एक नाम, अन्य नाम होगा सीसा। तो लेड को हम सीसा भी कहते हैं। यह जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिसके अंदर पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो वहां निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलती है वो कहां से प्राप्त की जाती है। देखिए अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो 6CO2 के साथ में 6H2O मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यहाँ एक केमिकल कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है C6H12O6 और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहां से 6O2 बाहर हो जाता है। क्वेश्चन हमारे पास में यहां दिया गया है कि यह जो ऑक्सीजन यहां पर प्राप्त होती है, यह ऑक्सीजन यहां उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर पानी से प्राप्त होती है। तो इसका जवाब हम लोगों को देना है। देखिए मैं यहां पर आपको एक जानकारी देना चाहूंगा प्रिय विद्यार्थियों कि यहां जो पानी होता है इस पानी के अंदर से यहां हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन शेष बचता है। ऑक्सीजन शेष बचता है। तो यह माना जाएगा कि यहां पर जो ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है वो यहां सम्मिलित किए गए पानी से ही प्राप्त होती है। यानी इसमें उपस्थित जल के अणुओं के द्वारा ही पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारे सामने पानी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए क्लोरोफिल की हम लोग बात करें तो यह एक हरे रंग का वर्णक होता है, हरा वर्णक होता है। इसमें मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम मुख्य रूप से धातु यहां पर मिलेगी। जाइलम की अगर हम बात करें तो यह वेस्कुलर टिश्यू के अंदर यानी संवहन ऊतकों के अंदर जाइलम एक ऐसा ऊतक माना जाता है जो पौधों में जड़ों से पानी और खनिज लवणों को पौधे के ऊपरी भाग में लेकर आता है। किस घटना के द्वारा लेकर आएगा, इस घटना का नाम है केशिकत्व की घटना। केशिकत्व घटना से पानी और खनिज लवण
पेड़ पौधों में जड़ों के द्वारा ऊपर तक पहुंचते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। यहां पर एक बड़ा ही शानदार प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि मानव मस्तिष्क का टोटल वजन यहां पर कितना होता है। देखिए ह्यूमन बॉडी से बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगर हम लोग ब्रेन का डिस्कशन करें तो महत्वपूर्ण ऑर्गन हमारे अंदर मस्तिष्क माना जाता है। मस्तिष्क अगर हम लोग देखें तो यहां पर वजन की टोटल बात करें तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 1450 ग्राम के अप्रोक्स माना जाता है। 1450 ग्राम 1.45 केजी 1.45 केजी 1.45 केजी के अप्रोक्स मस्तिष्क का कुल वजन माना जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे हमारा जो मस्तिष्क होता है वह क्रेनियल नाम की हड्डी के द्वारा, हड्डी के खोलों के द्वारा कवर्ड रहता है। कुछ बोन होती है, टोटल 8 बोन यहाँ पर प्रेजेंट होगी। यह किस आवरण से ढका हुआ होता है तो क्रेनियम नामक आवरण से यह ढका हुआ होता है, जिसमें टोटल 8 बोन प्रेजेंट होती है। 8 बोन प्रेजेंट होती है। जो शरीर मस्तिष्क के आंतरिक भागों को यह हड्डियां एक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं ताकि किसी प्रकार का आघात ना हो सके। यहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यह जो वजन है यह मस्तिष्क का वजन किसके बराबर होगा। तो यहां हम ऑप्शन पढ़ना चाहेंगे, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। किसी व्यक्ति का जितना कुल भार होता है क्या उसका कुल भार का 2% हमारे मस्तिष्क का वजन होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर है, शरीर के कुल वजन का लगभग 8% या फिर लगभग 12% और 15%। ये इस तरीके के यहां पर हमारे पास में ऑप्शन है। तो देखिए यहां दिए गए सभी ऑप्शन में अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी शरीर के कुल भाग या कुल वजन का लगभग 2%, 2% जो हिस्सा होता है वह मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, अगर हम सबसे बड़े भाग की बात करें तो यहां सेरेब्रम को माना जाएगा। सेरेब्रम जो अग्र मस्तिष्क का फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहते हैं। और इसी के अंदर बुद्धि, चतुराई ये सभी का केंद्र माना जाता है। बुद्धि, चतुराई, विचार करना, योजना बनाना, इन सभी बातों को यहां पर कंप्लीट किया जाता है। जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है उनसे संवेदनाओं को प्राप्त करने का कार्य भी सेरेब्रम के द्वारा किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है इतनी जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शरीर के कुल वजन का लगभग 2% हिस्सा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रक्रिया के द्वारा इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरीके से भोजन आता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। पाचन के प्रमुख अलग अलग चरण होते हैं। पाचन की इन स्टेप्स में टोटल 5 स्टेप्स को इंक्लूड किया गया है। 5 चरणों को सम्मिलित यहां पर हम लोग करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जब आहार नाल में भोजन प्रवेश करने की अगर हम लोग प्रक्रियाओं को देखें तो भोजन अलग अलग 5 स्तरों से लिया जाता है, जिसमें सबसे पहला हम लोग अगर बात करें तो यह हो जाता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया, और इस अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को हम इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। नंबर 2 पर आता है यह यहां हो जाएगा इंजेक्शन, इंजेक्शन जिसे अंतर्ग्रहण भी कहते हैं। नंबर 2 पर हम लोग यहां पर लेंगे कि नंबर 2 पर जैसे यहां अंतर्ग्रहण की प्रोसेस में करते क्या है कि भोजन को मुख गुहा के अंदर रखा जाता है या बकल कैविटी के अंदर रखने की इस प्रक्रिया को हम इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि अंतर्ग्रहण भी इसे हम लोग कह देंगे। नंबर 2 पर यहां पर एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जिसे हम लोग पाचन के नाम से जानते हैं कि नंबर 2 पर डाइजेशन प्रोसेस यहां पर शुरू मानी जाती है, जहां विभिन्न प्रकार के एंजाइम हमारे खाने के अंदर मिलकर उन्हें जटिल जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें सरल में यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल फूड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर अलग अलग पदार्थों का डाइजेशन होता रहता है। नंबर 3 पर जब सारी चीजें पचित हो जाती है तो यहाँ एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लोग अवशोषण के नाम से भी जानते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जिसे अवशोषण भी कहा जाता है, यानी शरीर के द्वारा कुछ आवश्यक मिनरल्स को या भोज्य पदार्थों को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया को अवशोषण के नाम से हम लोग जानते हैं। नंबर 4 पर जब अवशोषण प्रक्रिया, ज्यादातर अवशोषण हमारी छोटी आंत के अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। नंबर 4 पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यहाँ एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। स्वांगीकरण या जिसे हम लोग एसिमिलेशन के नाम से भी जानते हैं, एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन प्रोसेस, यह प्रोसेस में क्या होगा, तो प्रिय विद्यार्थियों मैं बताना चाहूंगा कि जो खनिज लवण या जो आवश्यक जो मिनरल्स होते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम स्वांगीकरण के द्वारा किया जाता है, कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्वांगीकरण के थ्रू भोज्य पदार्थों को पहुंचाया जाता है। यहां अंतिम एक चरण बचता है जिसका नाम होता है मलत्याग, मलत्याग या डिफिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है, तो यहाँ जो वेस्ट पदार्थ हमारे बचे होते हैं, जो व्यर्थ होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन संपूर्ण प्रक्रियाओं को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा, और ये प्रमुख 5 भाग हमारे पाचन के 5 प्रमुख चरण माने जाते हैं, जिसमें कई बार एग्जाम्स इनका जो क्रम है वो बिगाड़ कर आपको दे देता है और पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो पहला चरण हमारा इंजेक्शन हो जाएगा, सेकंड डाइजेशन हो जाएगा, थर्ड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन। ये अलग अलग चरण यहाँ पर संपन्न होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंजेक्शन, यानी अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा। सबसे पहले बकल कैविटी में अंतर्ग्रहण के द्वारा भोजन को रखा जाता है। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिएगा, हमारे शरीर में आहार नाल के कितने भाग होते हैं, आहार नाल के भाग कितने होते हैं, आपको यह जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। तो इस क्वेश्चन को जवाब आप दीजिएगा कि एलिमेंट्री कैनाल के कितने टोटल पार्ट माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, यानी विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड। यहां पर दिए गए ऑप्शन में कौन एक ग्लैंड नहीं होगा वह हमें पहचानना है। यहां पर ऑप्शन दिए गए अलग अलग, एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए अधिवृक्क ग्रंथि में आपको बताना चाहूंगा कि हमारी किडनी के ऊपर, हमारी किडनी होती है, उस किडनी पर यह ग्रंथि पाई जाती है। दोनों किडनी पर एड्रिनल ग्लैंड आपको देखने को मिलती है, जिससे एड्रिनलिन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, जिन्हें हम लोग इमरजेंसी हार्मोन या फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल वो हो जाएगा, क्योंकि यहां एक ग्रंथि दिया गया है। नंबर 2 पर हम लोग डिस्कस करने वाले जिगर यानी कि लिवर। लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगी, तो जिगर हो जाएगा या लिवर हो जाएगा। यहाँ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है, तो यह भी एक ग्रंथि होगी। और आखिरी में हमारे पास एक ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। पित्ताशय के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारे पास आमाशय होता है, और इस आमाशय में यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है। इस लीवर में यहाँ से पैंक्रियाटिक जो जूस होता है वो इस नलिका के द्वारा आएगा। यहाँ एक थैलेस लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलोनुमा आकृति, जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय के नाम से भी जानते हैं। यह पित्ताशय का प्रमुख कार्य क्या होता है, हमारे लीवर के द्वारा हमारे शरीर के अंदर बाइल जूस का निर्माण करवाया जाता है, पित्त रस का निर्माण करवाया जाएगा। और यह पित्त रस क्या करता है शरीर में, तो यह आंतों में जाने से पहले भोजन की अम्लता के प्रभाव को कम करता है, भोजन की एसिडिटी को कम करता है। क्योंकि पित्त रस का जो पीएच वैल्यू होगा, पित्त रस का पीएच वैल्यू 7.7 के लगभग होता है, जो क्षारीय माध्यम बनाने का कार्य करेगा। इसके थ्रू भोजन का प्रभाव उदासीन होगा, ताकि आंतों को किसी प्रकार का कोई नुकसान न उठाना पड़े। तो यहां हम लोग देखेंगे कि पित्ताशय किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं होती है। पित्ताशय एक भाग होता है यकृत के पास, जहां पित्त रस का संग्रहण होता है या स्टोरेज होता है। एग्जाम्स में यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो पित्त रस का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। पित्त रस का अगर हम लोग कलर्स देखें तो पीला हरा रंग का यह द्रव होता है, येलो ग्रीन, पीला हरा रंग का यह द्रव होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7.7 के अप्रोक्स माना जाएगा। तो आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। यानी लुईस पास्चर एक बहुत ही महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, क्योंकि कई प्रकार के इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरीज हैं इनके द्वारा की गई है। उसी में से यहां पर पूछा गया है कि लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाएगा। तो यहां ऑप्शन में दिए गए हैं पोलियो का टीका। देखिए पोलियो का हम डिस्कशन अगर करें तो प्रिय विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा 1952 में पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जॉन सॉल्क, आपने नाम सुना होगा। 1952 में जॉन सॉल्क के द्वारा
पहला टीका बनाया गया था, पर यह टीका आईपीवी टाइप का था, यानी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। इसी के बाद 1962 में अल्बर्ट साबिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा ओपीवी का निर्माण किया गया, और इस ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो यहां पर पोलियो के टीके में जॉन सॉल्क और अल्बर्ट साबिन, इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम आएगा। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं छोटी माता या चिकन पॉक्स। छोटी माता यह वायरस से होने वाला रोग होता है, वेरिएला और वेरिसोला वायरस के द्वारा यह होने वाले रोगों में से है छोटी माता और बड़ी माता। यहां पर दिया गया चेचक, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और दुनिया का सबसे पहला टीका माना जाता है चेचक का टीका, जिसे एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एडवर्ड जेनर द्वारा इसकी खोज की गई थी। अंतिम हमारे पास एक ऑप्शन है रेबीज का टीका। रेबीज का टीका जो पागल कुत्ते या पागल जानवर के काटने से यह रोग होता है, रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जान सकते हैं। अगर हम लोग इसका डिस्कशन करें तो डियर स्टूडेंट, यह रोग भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग होता है। किस वायरस के द्वारा यह रोग होता है? तो इस वायरस का नाम है रेब्डोवायरस। रेब्डोवायरस नामक एक विषाणु के द्वारा रेबीज होता है, जिसमें जल से डर लगने की स्थिति होती है, जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। तो रेबीज के टीके की खोज की गई थी लुईस पाश्चर के द्वारा। लुईस पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। तो दिए गए सभी ऑप्शन से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुष्ठ रोग को किस नाम से यहां पर जाना जाता है? कुष्ठ रोग जिसे हम लोग लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं। यहां पर ऑप्शन दिया गया है एंजाइना, हैंसन डिसीज, गोचर डिसीज या फिर हॉजकिन रोग के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो यहां पर 4 ऑप्शन में हमें चूज करना है। देखिए कुष्ठ रोग अगर हम लोग डिस्कस करें, कुष्ठ रोग के कुछ अन्य नाम मैं आपको बताने वाला हूं। इस रोग को लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रोसी, यह रोग अंगों और ऊतकों को क्षतिग्रस्त करने वाला रोग है। यह रोग जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। जीवाणु के संक्रमणों के द्वारा यह रोग होता है। किस बैक्टीरिया के द्वारा यह होगा? तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इस बैक्टीरिया के द्वारा हमारे अंदर कुष्ठ रोग हो सकता है, इसका संक्रमण हो सकता है। तो एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसका नाम हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो इस रोग का एक अन्य नाम भी होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। कुष्ठ रोग को ही हैंसन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कुष्ठ रोग का नाम ही हैंसन रोग होने वाला है। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? देखिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, बट अर्थ के बाहर जब लाइफ को स्टडी करना हो तो यहां पर इनमें से दी गई ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होने वाला है? यहां पर दिया गया पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं को देखना होता है। तो यहां पर हम लोग एंटेमोलॉजी, तो डियर स्टूडेंट एंटेमोलॉजी इसका सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। यहां पर हम लोग बढ़ेंगे एक्सोबायोलॉजी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्सोबायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के बाहर, जैसे किसी अन्य ग्रह पर अगर जीवन ढूंढना हो तो वहां एक्सोबायोलॉजी का स्टडी किया जाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फंगस। और अगर हम लोग पैलेंटोलॉजी की बात करें तो पैलेंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन होता है। जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारे सामने होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सोबायोलॉजी। काफी समय से यह क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहा है और आगे भी संभावना इसकी बनती है। तो प्रश्न नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओरल पोलियो वैक्सीन के किसके द्वारा विकसित यहां पर की गई थी, यानी ओपीवी यहां पर किसके द्वारा बनाई गई थी? प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि पोलियो को सबसे पहले 1952 में जॉन सॉल्क के द्वारा पहला टीका बनाया गया, और यह पहला टीका इंजेक्टेबल टीका माना जाता था, जिसे हम लोग आईपीवी के नाम से भी जानते हैं।
1962 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा इसे ओरल कर दिया गया। अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओपीवी का निर्माण किया गया और इसका पूरा नाम होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो यहां दिए गए ऑप्शन में हम लोग ढूंढना चाहेंगे कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, दुनिया का सबसे पहला टीका माना जाता है। आगे है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928, आप सभी को पता होगा कि 1928 में इनके द्वारा दुनिया का सबसे पहला प्रतिजैविक दवाई बनाया गया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्बर्ट साबिन। तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओपीवी और जॉन सॉल्क के द्वारा आईपीवी का निर्माण यहां पर पोलियो के संबंध में किया गया था। पोलियो एक प्रकार के वायरस से होने वाला रोग माना जाता है, पोलियो वायरस से होने वाला यह रोग माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे सामने होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है हमारे सामने, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। देखिए, मेल के अंदर गले के अंदर एक स्पेशल बोन पाई जाती है जो आवाज को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। यहां हम लोग ऑप्शन पढ़ने वाले हैं, क्या इसका नाम लेरिंग्स है। तो प्रिय विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा, लेरिंग्स यानी हमारे अंदर स्वर तंत्र नामक अंग है। स्वर तंत्र जहां वोकल होते हैं, जहां से आवाज उत्पन्न होती है, लेरिंग्स। अगर हम लोग बात करें लेरिंग्स के बाद टेस्टोस्टेरोन, यह एक अलग हार्मोन है, यह हार्मोन है। और यहां हम बात करें फेरिंग्स की, ग्रसनी की, तो फेरिंग्स भी एक भाग होता है जहां पर हमारे गले का वह भाग जहां वायु उसके बाद जल और भोजन तीनों एक स्थान पर देखने को मिलते हैं, उसे हम लोग ग्रसनी के नाम से जानते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है एडम्स का सेब यानी कि एडम्स एप्पल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हमारे लिए होना है एडम्स एप्पल। देखिए, हमारे गले में एक उभरी हुई हड्डी होती है और इस हड्डी को हम लोग एडम्स का एप्पल यानी एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, एडम का सेब। इस हड्डी के द्वारा, इसके द्वारा, एडम्स एप्पल के द्वारा ध्वनि को बढ़ाया जा सकता है। तो दिए गए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होने वाला है एडम्स एप्पल, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरे, जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की जाती है। यानी एक्सरे का नाम हम सभी ने सुना है। एक्सरे कब करवाया जाता है, जब शरीर के आंतरिक भागों में या कई जब हड्डियों में क्रेक हो जाता है तो उन क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे करवाया जाता है। यह आंतरिक छवि को प्राप्त करने का एक चिकित्सीय उपकरण है। यहां हम लोग पढ़ना चाहेंगे कि यहां दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। यानी हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि एक्सरे को किसने खोजा था। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विलियम रॉन्टिजन यहाँ पर दिया गया, नील बोर है, अर्नेस्ट रूथरफोर्ड है और एक मैक्स बोर्न यहाँ नाम के वैज्ञानिक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोंटिजन के द्वारा एक्सरे को खोजा गया था। रोंटिजन के द्वारा एक्सरे को खोजा गया था। जब हम लोग अलग अलग विकिरणों को गुजारते हैं तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास में न्यूटन के द्वारा खोजी गई दृश्य प्रकाश की किरणें होती है जिन्हें हम लोग बैजानी हप्पी नाला के नाम से जानते हैं। बैजानी हप्पी नाला, जिन्हें इंग्लिश वाले विद्यार्थी विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। बैजानी हप्पी नाला यानी किसी भी वर्ण विक्षेपण में अगर हम लोग देखें तो वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम के में सबसे ऊपर रेड कलर होता है और यह रेड कलर सबसे हाई वेवलेंथ का होता है, यानी इसका लेम्डा का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। अगर हमने वही वॉयलेट या बैंगनी की बात करें तो इसका जो लेम्डा होता है दिए गए सभी विकिरणों से सबसे कम होगा। पर इस स्पेक्ट्रम में ऊपर और नीचे कहीं और भी अन्य विकिरणें यहाँ पर स्थित होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके नीचे यूवी रेज यहाँ पर प्रेजेंट होगी, देन यहाँ एक्सरे को हम लोग देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे गामा रेज को। तो गामा रेज इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे होगी जिसका वेवलेंथ सबसे कम माना जाता है। इनके अलग अलग खोजकर्ता यहाँ पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कोई दो उपयोग कमेंट बॉक्स में यूवी के आपको बताना है कि यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी किरणों के कोई दो उपयोग क्या होने चाहिए। यहाँ पर एक्सरे की जो खोज की थी वो की थी रॉन्टजन के द्वारा। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना है हमारे लिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए, विलियम रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे को डिस्कस किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है सिटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है।
देखो एक प्रकार की जांच होती है सिटी स्कैन, जिसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी आप इसे लिख सकते हैं, यानी हम लोग इसको लिखेंगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन इसे हम लोग जानते हैं। तो यह क्यों किया जाता है या फिर इसके लिए कौन सा जवाब सही नहीं होगा? देखिए हमारे शरीर के अंदर आंतरिक विकारों को जानने के लिए, अलग अलग अगर सेल की ग्रोथ हो रही है उसे देखने के लिए, या और भी कई विकार है उनको परखने के लिए हमें सीटी स्कैन करवाना होता है। यहां पर ऑप्शन दिए गए कि कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है। कौन सा जवाब यहां पर सही नहीं है या गलत होगा? स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, या 3D क्रॉस सॉल्यूशन जो व्यू है वो ये पैदा करता है, और सामान्य और असामान्य संरचनाओं की पहचान करता है। तो देखिए सिटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई पैनिंग नहीं होती या कोई भी दर्द नहीं होता, यह दर्दनाक नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो स्कैनिंग होता है ये अक्सर दर्दनाक होता है, ये बात बिल्कुल गलत होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे लिए होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही जवाब हमारे पास बी होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कोलेस्ट्रॉल जिसे हम लोग संतृप्त वसा का ही रिजल्ट मानते हैं, हमारे शरीर के अंदर जब संतृप्त वसा या सेचुरेटेड सेचुरेटेड फैट, संतृप्त जो वसा होती है, अगर इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हृदयाघात, हार्ट अटैक की शिकायतें होती है, क्योंकि यह धमनियों में जो ब्लॉकेज है उनकी स्थितियों को निर्मित करता है कोलेस्ट्रॉल। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग ऐसा देखें कि अगर सैचुरेटेड फैट क्या होती है, तो सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है कि संतृप्त वसाएं वे फैट होती हैं जो एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होती है। जैसे एनिमल प्रोडक्ट में अगर हम दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन करें, तो कहीं ना कहीं जब इनका एक्स्ट्रा अमाउंट हमारी बॉडी में होगा तो यह कोलेस्ट्रॉल को जन्म देता है, और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है। तो यहां पूछा गया है कि ये क्या होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। क्या ये रिसर्च फैक्टर होते हैं, तो ये भी हम लोग समझेंगे। और या फिर डिब्बाबंद प्रोटीन कोड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी है, कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल को इंडिकेट करते हैं। यहां दिया गया ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च फैक्टर। रिसर्च फैक्टर हमारे अंदर बॉडी में, जैसे रिसर्च प्रजाति के एक बंदर में सबसे पहले एक प्रोटीन पाया गया था जिसका नाम था आरएच फैक्टर, जिससे हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव जैसे जो ब्लड ग्रुप है वो बने थे। ये इसी की उपस्थिति से बने थे, यानी इसे हम लोग आरएच प्लस और आरएच नेगेटिव के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे लिए। 14 क्वेश्चन, कैंसर के ऊतकों की जांच किसके लिए, जांच के लिए क्या किया जाता है, यानी जांच किससे की जाएगी? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह रोग जो कैंसर होगा, इसमें कोशिकाओं की अनियमित या अनियंत्रित वृद्धि होती है। कोशिकाओं में अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, कोशिकाओं में वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि के कारण यह रोग होता है। अब यहां पर जब कोशिकाओं में इस वृद्धि को डिटेक्ट करना होता है या जांचना होता है, तो वहां पर एक टेस्ट लगाया जाता है, और इस टेस्ट का नाम होता है बायोप्सी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायोप्सी में क्या किया जाएगा? तो इसमें जीवित अवस्था में शरीर के अंगों, ऊतकों या कोशिकाओं की जांच की जाती है। यह टेस्ट जीवित अवस्था में होता है। यहीं पर इससे मिला जुला एक वर्ड है जिसे हम लोग ऑटोप्सी के नाम से जानते हैं। ऑटोप्सी क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूंगा कि मृत्यु के बाद शरीर के आंतरिक अंगों, ऊतकों की जांच करना ऑटोप्सी के नाम से जाना जाता है। किसी व्यक्ति के मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए ऑटोप्सी करवाया जाता है। वही जीवित अवस्था में अगर शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर आ रहा है या फिर किसी अंग की वृद्धि हो रही होती है, तो वहां की कोशिकाओं और ऊतकों को देखने के लिए बायोप्सी सजेस्ट की जाती है। तो यहां पर ये दो ऑप्शन काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स इन्हें टारगेट कर सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग टारगेट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 है, सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? जो सुश्रुत है इज नोन एज, सुश्रुत को किस नाम से जाना जाता है? सभी ने पढ़ा होगा कि हमारी बायोलॉजी में अलग अलग जो ब्रांचेस होती है, जैसे अगर हम लोग बात करें मेडिकल साइंस या फिर चिकित्सा शास्त्र, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन होते हैं? यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस के फादर कौन है? तो यहां नाम हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को यहां पर चिकित्सा शास्त्र के जनक माना जाता है। मेडिकल छात्रों को जो चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे होते हैं, मेडिकल स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हें हिप्पोक्रेट्स की ही कसम खिलवाई जाती है या शपथ दिलवाई जाती है। यह प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सुश्रुत कौन होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर्जरी से संबंध जिनका होता है उन्हें हम लोग सुश्रुत ही कहेंगे। कि भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत को कहा जाता है। महर्षि सुश्रुत को भी कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में अलग अलग प्रकार के जो शल्य उपकरण होते हैं उनको यहां पर डिस्कस किया गया है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होना है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला या वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट किसे कहते हैं? देखिए, दो प्रकार के जानवर होते हैं, एक होता है कॉर्डेटा और एक होता है नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को हम लोग क्या कहेंगे? जिन जीवों में किसी न किसी स्टेज में या अवस्था में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें हम लोग कॉर्डेटा के नाम से जानेंगे, और जिन जीवों में नहीं पाई जाती उन्हें हम लोग नॉन कॉर्डेटा के नाम से भी जान सकते हैं। नॉन कॉर्डेटा यानी रीढ़ की हड्डी यहां अनुपस्थित रहने वाली है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगी, यहां रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड प्रेजेंट होती है। तो यहां हड्डी वाला जानवर कौन सा है हम लोग समझेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया है यहां पर कीवी। देखिए, कीवी एक प्रकार का पक्षी माना जाता है, कीवी एक प्रकार का पक्षी माना जाता है। कीवी एमू जो बहुत कम उड़ने वाले पक्षियों की श्रेणी में आते हैं। तो पक्षी वर्ग हमेशा ध्यान रखना है, कॉर्डेटा का एक क्लास होता है और ये सभी के सभी कॉर्डेट्स एनिमल के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्पंज। जो ये स्पंज जो होते हैं पोरीफेरा से संबंधित होते हैं। स्टार फिश, जितनी भी स्टार फिश होती है वो इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करती है। और यहाँ पर थ्रेड वर्म कि जो वर्म होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थस और एस्केल्मिन्थस से। इसका सही जवाब होना है सभी पक्षी जो होते हैं वो कॉर्डेट या हड्डी वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 16। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 होता है, हमारे शरीर में नमक की कितनी मात्रा होनी चाहिए? देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स आजकल टारगेट करने लगा है और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। हमारे शरीर में नमक का अमाउंट कितना होता है या फिर सॉल्ट हमारे अंदर कितना प्रेजेंट होगा? तो यहाँ पर अलग अलग खनिज लवणों की अलग अलग मात्रा होती है। नमक में मुख्य रूप से NaCl या सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड यहां पर प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग देखें कि इसकी जो दैनिक मात्रा होती है डेली रूटीन में हमारे अंदर कितना होना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में कुल नमक की मात्रा होती है 0.4%। 0.4% मात्र नमक की मात्रा होनी चाहिए हमारे शरीर के अंदर। चलिए, तो हम लोग इसको देखेंगे, इसका कंपोजिशन जो है वो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और यहां पर सोडियम जो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र में, रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में यहां पर इसका रोल माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारे पास होना है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस किससे संबंधित रोग माना जाता है? यहां पर ऑप्शन हमारे सामने है, मस्तिष्क, लिवर, हृदय और एक हो जाएगा किडनी यानी कि गुर्दा। देखिए, लिवर सिरोसिस हम लोगों ने टर्म सुना है, लिवर सिरोसिस। इस बीमारी में होता क्या है? सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर जो होता है वहां लिवर में सूजन, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन यहां पर जनरेट हो जाता है, या लिवर का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके मुख्य कई प्रकार के कारण माने जा सकते हैं, इसमें शराब पीना या फिर लिवर में चलने वाली लंबे समय से जो बीमारी होती है वो भी या इसका एक वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सारे कारण यहाँ पर सिरोसिस के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें यकृत की कोशिकाएं
डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो सिरोसिस जो शब्द है यह यकृत से, लिवर से संबंधित रोग माना जाता है। तो यहां पर हमारे पास में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर ब्रेन, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में लिवर, जो इसका बिल्कुल सही जवाब होना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होना है ऑप्शन नंबर बी। लिवर का स्टडी क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी को लिवर का स्टडी कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? यहां पर दिए गए ऑप्शन में किसका संबंध मोलस्का से है? पहला ऑप्शन दिया है कॉकरोच। देखिए कॉकरोच जो होता है वो ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। कॉकरोच ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करने वाला एनिमल माना जाता है। यहां हम लोग बात करेंगे स्नेल की या घोंगा की। तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा, घोंगा मोलस्का संघ का एक प्राणी होता है जिसे स्नेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहां होता है अर्थवर्म केचवा, केचवे का संबंध होता है एनेलिडा संघ से, एनेलिडा संघ से। और स्टार फिश एक रियल फिश नहीं है क्योंकि यह इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करती है। तो दिए गए इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग ढूंढेंगे, तो सही जवाब हमारे बीच में है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्नेल या घोंगा। घोंगा आप सभी ने देखा है, यह मोलस्का का एक प्राणी होता है। इसके अंतर्गत ऑक्टोपस को भी हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के इस 2020 सीरीज का अंतिम प्रश्न हमारे सामने है स्क्रीन पर, और यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी या किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है? हम प्रीवियस सेशन में ये पढ़ चुके हैं कि हमारे अंदर जो किडनी स्टोन बनता है पेल्विस भाग में, उसका केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम ऑक्सलेट को माना जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट को माना जाता है। और यह क्वेश्चन किडनी में बनने वाले इस पथरी से संबंधित है कि किस इसके गठन के लिए प्रमुख कारण यहां पर नहीं होगा। तो नंबर 1 यहां पर दिया गया है अधिक पानी पीना, यानी ड्रिंकिंग मोर वाटर। क्या अधिक पानी पीने के कारण पथरी का निर्माण होता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, डायबिटीज मेलिटस, या ऑक्सलेट से भरपूर नट्स को लेना, या फिर पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थ का अधिक सेवन करना। देखिए पथरी बनने के प्रमुख कारण होते हैं यहां पर कि अगर हम लोग ऑक्सलेट से भरे हुए कुछ नट्स को लेते हैं, या फिर हमारे भोज्य पदार्थ में ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ाने वाले अगर कुछ कंपाउंड है, तो भी पथरी होना संभव है। यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया अधिक पानी पीना, कि यहां पर ड्रिंकिंग मोर वाटर एक ऐसा ऑप्शन है कि अधिक पानी पीने से किसी प्रकार की कोई पथरी का कारण नहीं होता। अधिक पानी पीना यहां एक अलग जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ड्रिंकिंग मोर वाटर, कि अधिक पानी पीने से किडनी में पथरी का निर्माण वो नहीं होता है, तो इसका यह कारण नहीं माना जाएगा। तो आपको यह 2020 सीरीज का पार्ट नंबर हम लोगों ने 16 देखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे कंटिन्यू श्रृंखला को हम लोग देख रहे हैं। आज फिर इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न जो होमवर्क के लिए मैं आपको देके जा रहा हूं, जिसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए कि दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के रूप में, जो फैट होता है वह गोलिकाओं के रूप में आकार को कम करने के लिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है कि दूध के अंदर जो फैट का अमाउंट होता है वो गोलिकाओं को क्या करेंगे कि अगर आकार कम करने का हो तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? यहां अलग अलग प्रक्रियाओं के नाम देके रखे हैं, जिन्हें हम लोग, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर दीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। तो उम्मीद है आज आपको सेशन ये समझ में आया होगा। अपने नोट्स में इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में नोट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।